हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नरसिंह लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पैथोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है और इसके कार्डिनल साइन क्या है और इसकी प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन क्या है, उन सब को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन क्या है? वैसे हम एक बार देखें इन्फ्लामेशन किसके कारण होता है। इन्फ्लामेशन एक इन्फेक्शियस एजेंट को डिफेंड करने के लिए एक लोकल रेस्पॉन्स होता है बॉडी का। ओके, तो ये है शॉर्ट शब्द में अगर हम जाने तो इन्फ्लामेशन का। अब हम इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करते हैं। दैट इज, इन्फ्लामेशन इज ए लोकलाइज्ड रिएक्शन इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज, control or eliminate the offending agents to prepare the site for रिपेयर। तो इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन एक लोकलाइज्ड रिएक्शन है, यानी कि लोकल रिएक्शन है, लोकल रेस्पॉन्स है बॉडी का। जो किसके प्रति होता है ये रेस्पॉन्स? जो ऑफेंडिंग एजेंट होता है, जो घातक और नुकसानदायक जो एजेंट होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करती है बॉडी? इसके प्रति रिएक्ट करती है। रिएक्ट कहाँ पे करती है ये जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसने वो कहीं ना कहीं साइट पे तो प्रेजेंट होता ही है। वहाँ पर क्या होता है, ये बॉडी क्या करती है? रेस्पॉन्स करती है उस साइट के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, उस साइट को रिपेयर करने के लिए वो क्या कर सके? रेडी कर सके, प्रिपेयर कर सके। सेकेंड वन इज कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के बहुत सारे कोज हैं। पहला जो कोज है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके कारण इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फंगाई एंड पैरासाइट। इन सब के कारण क्या होता है? बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के कारण क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। इम्यूनोलॉजिक, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण इन्फ्लामेशन होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब है कॉन्टैक्ट विद सम सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आ जाने से क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। ऐसे ही ऑटो इम्यून रिएक्शन, बॉडी के कुछ इम्यून सिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट जो कोज है फिजिकल एजेंट्स, जैसे कि ट्रोमा, कोई ट्रोमा हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, हीट लग गई हो, कोल्ड लग गई हो, आयनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गए हैं या फिर कांटेक्ट में आ गए, जिसके कारण क्या हुआ? इन्फ्लामेशन देखने को मिला। कुछ केमिकल एजेंट्स हैं जैसे कि एसिड, एल्कलाई या एल्कलाइन, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, मेटल्स। ओके, ये केमिकल एजेंट्स हैं जो क्या कोज करवाते हैं? इन्फ्लामेशन कोज करवाते हैं। फॉरेन मटेरियल, कोई भी भारी वस्तुएं होती है जो, जैसे कि सूचर्स, जो कि हमें स्टिचिंग में काम लेते हैं। ओके, स्टिचिंग में यानी कि कहीं पे भी कोई क्या हो चुकी है? इंजरी हो चुकी है, वहाँ पर क्या हो चुकी है? स्किन कट चुकी है, फट चुकी है, जिससे बोन हमें इजीली विजुलाइज हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग में क्या यूज़ लेते हैं? सूचर्स लेते हैं, थ्रेड्स यूज़ लेते हैं। ओके, ऐसे ही डाट। टिश्यू नेक्रोसिस। ओके, टिश्यू नेक्रोसिस किसके कारण हुआ? इस्चेमिक नेक्रोसिस, यानी कि उन पर्टिकुलर टिश्यू को क्या नहीं हो पाई है? ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई है, और ब्लड सप्लाई नहीं हुई है तो टिश्यू क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी हैं। तो डेड टिश्यू भी क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन कोज करवाते हैं। तो ये सब क्या है? कोजिज है। किसके कोजिज है? इन्फ्लामेशन के पॉजिटिव एजेंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के कुछ कार्डिनल साइन है, जैसे कि देर आर 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइन होते हैं। पहला है रेडनेस, दूसरा है वार्मथ, जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं हीट, स्वेलिंग, पेन, एंड लास्ट वन इज लॉस ऑफ फंक्शन। जैसे कि अब आप डायग्राम में देख पाएंगे आप इजीली, ये जो डायग्राम है दैट इज पेन, ये जो डायग्राम है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? हीट देखने को मिल रही है ये। ओके, ये जो डायग्राम है यहाँ पर हमें रेडनेस देखने को मिल रही है। ओके, ये जो डायग्राम है इसमें हमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है। ये जो डायग्राम है यहाँ पर क्या हो चुका है? जो भी बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ था उसके फंक्शन अब लॉस हो चुके हैं। तो ये कुछ इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल मीडिएटर्स।
इन्फ्लामेशन के कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं। 3 केमिकल मीडिएटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। तो 3 केमिकल मीडिएटर्स कौन से हैं जो इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं? पहला है हिस्टामिन, सेकंड है काइनिन, थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हिस्टामिन, काइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? लेट्स सी। हिस्टामिन, काइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामिन रिलीज बाय मास्ट सेल एट द साइट ऑफ इंजरी। ओके, यानी कि या कोई भी बॉडी पार्ट है वहाँ पर क्या हो चुकी है? इंजरी हो चुकी है। तो इंजरी हो चुकी है तो वहाँ पर क्या है? मास्ट सेल है, और वो मास्ट सेल क्या रिलीज करती है? यहाँ पर हिस्टामिन रिलीज करती है इस इंजर्ड साइट पे। ओके, अब उसके बाद क्या होता है? जिसके कारण वेजोडाइलेशन होता है। वेसल्स क्या हो जाती है? यहाँ की जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है, और डायलेट होने के कारण वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर पार्ट को। दैट इज हिस्टामिन। सेकेंड वन काइनिन। काइनिन आर रेस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल। काइनिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर न्यूट्रोफिल को क्या करवा देती है? कलेक्ट करवा देती है। ये न्यूट्रोफिल का जो लेवल है यहाँ पर हाई हो जाता है। थर्ड वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? कॉज इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करवा देता है? ब्लड सप्लाई बढ़वा देता है। अब ब्लड सप्लाई जहाँ पर बढ़ेगी तो वहाँ पर हमें स्वेलिंग, रेडनेस और हीट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फेजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के 3 फेज हैं। 3 फेजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड। फेज वन में क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है फेज 1 में, और ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स 3 to 5 डेज के लिए होता है। फेज 2 के अंदर रिपेयर एंड रीजनरेशन होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है 2 to 8 वीक का होता है। फेज थर्ड रिमॉडलिंग एंड मैचुरेशन, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो है मंथ्स टू ईयर्स। तो वन बाय वन हम इन फेज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फेज फर्स्ट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि बॉडी इम्यून सिस्टम क्या करता है? यहाँ पर रेस्पॉन्स करता है किस फॉर्म में? इन्फ्लामेशन के फॉर्म में, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के फॉर्म में। और ये जो रेस्पॉन्स होता है 3 to 5 डेज का ड्यूरेशन रहता है। इसमें क्या होता है? ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर इंजरी। जैसे ही इंजरी होती है उसके तुरंत बाद क्या होता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। वेसल्स क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ओके, फॉलोड बाय वैसोडाइलेशन, और फिर उसके बाद क्या होती है? ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, और जो कैपिलरी परमेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है वहाँ पे। विच रिजल्ट्स इन, जिसके कारण अब कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो सेल्स के अंदर क्या होगी? ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, और हीट यानी कि वार्मथ देखने को मिलेगी। दैट इज द फेज फर्स्ट। सेकेंड फेज यानी कि फेज फर्स्ट के अंदर और है 2 टॉपिक। एक्जुडेट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। एक्जुडेट जो बनता है प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन से और सोल्यूट से, WBC से। ओके, ये सब माइग्रेट करके कहाँ चली जाती है? टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रिजल्टिंग इन प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन नर्व एंडिंग। ये जो एक्जुडेट है वो क्या करता है? नर्व एंडिंग्स पे, ये जो एक्जुडेट यानी कि फ्लूइड, वो फ्लूइड क्या करता है? नर्व एंडिंग के ऊपर प्रेशर डालता है, और प्रेशर डालता है तो वहाँ पर क्या होता है? नर्व एंडिंग जब प्रेस हो जाती है तो वहाँ पर पेन होगा, और पेन के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा? उस बॉडी पार्ट के फंक्शन क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। ओके, एक्जुडेट क्या होता है? इसको हम लास्ट में देखेंगे। एक्जुडेट का मतलब एक बार मैं यहाँ पर ओवरव्यू कर देता हूँ। इन्फ्लामेशन के अंदर जो स्वेलिंग में फ्लूइड देखने को मिलता है दैट इज एक्जुडेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फेज फर्स्ट के अंदर ल्यूकोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंगल्फिंग ऑफेंडिंग ऑर्गेनिज्म। ल्यूकोसाइट्स क्या है? एक WBC की टाइप्स, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? किसके लिए जिम्मेदार है? जो भी ऑफेंडिंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑफेंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑफेंडिंग एजेंट्स है, उन सबको क्या करता है? ये एंगल्फ करते हैं, निकलते हैं, उनका भक्षण करते हैं। एंड फॉर रिमूविंग सेलुलर डैब्रिस, और जितने भी डेड सेल होते हैं, डैब्रिस सेल जो होती है, उन सबको क्या करता है? ये ल्यूकोसाइट रिमूव करती है। रिमूव कैसे करेगी? फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज होती है वो क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटिस किसका करता है? ये जो सेलुलर डैब्रिस है, जो भी ऑफेंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सबका। ओके, ये था फेज फर्स्ट के रिगार्डिंग। सेकेंड फेज सेकेंड रिपेयर एंड रीजनरेशन। अब यहाँ पर क्या होता है?
जो भी सेल है, टिश्यू है, उन सब का रिपेयर होता है, रिजेनरेशन होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 2 to 8 वीक का होता है। इस फेज़ के अंदर क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय न्यू कोलेजन फॉर्मेशन। इस फेज़ के अंदर क्या होता है भाई, नए नए कोलेजन की फॉर्मेशन होती है। और कोलेजन क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ओके, दीज फाइबर्स आर लेड डाउन इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये जो कोलेजन फाइबर है, ओके, ये डिसऑर्गेनाइज मैनर में वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर पड़े हुए होते हैं। ओके, सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, कलेक्ट नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, टू मेक स्कार। अब ये डिसऑर्गेनाइज मैनर में क्यों कलेक्ट हुए थे, क्यों इकट्ठे हुए थे, ताकि स्कार बना सके, एक हार्ड लेयर बना सके। बट द लिंक बिटवीन द फाइबर्स इज वीक। यहाँ पर जो फाइबर्स थे उनका जो बॉन्ड था, ओके, उनका जो बॉन्ड था, लिंक था, वो कैसा है, यहाँ पर वीक है। दस न्यू टिश्यू इज ससेप्टेबल टू डिसरप्शन ऑन एग्रेसिव एक्टिविटी। जिसके कारण यहाँ पर जो नए टिश्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, उनका नष्ट होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, एग्रेसिव एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो नए नए जो टिश्यू बन रहे थे उनका नष्ट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट फेज थर्ड, रिमॉडलिंग एंड मैचुरेशन, जो कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, मंथ्स टू ईयर, महीनों से लेकर सालों तक ये प्रोसेस चलती है। इस फेज में होता क्या है, इन दिस फेज टिश्यू कंटिन्यू टू रिमॉडल, स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव इट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस फेज में क्या होता है, जो टिश्यू है वो लगातार कंटिन्यू रिमॉडल होते रहते हैं, रिजनरेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, और अपने संख्या को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, अपने आप को मजबूताई प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, एंड इम्प्रूव इट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलों का जो संगठन होता है, कोशिकाओं का जो संगठन होता है, उसको भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि सेल के नंबर को, सेल के काउंट को यहाँ पर बढ़ा देते हैं रिमॉडलिंग में। इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स, और साथ में क्या होता है, कोलेजन फाइबर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कोलेजन फाइबर भी क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, साथ में बढ़ जाएगा। ओके, एंड बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर बोन्ड जो होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर सेकंड के अंदर हमने देखा था कि जो बॉन्ड होता है कोलेजन फाइबर्स का, वो क्या था, वीक था। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है बॉन्ड, फेज थर्ड में। नेक्स्ट जो छोटा टॉपिक हम डिस्कस कर ही रहे थे फेज वन के अंदर, दैट इज एक्जुडेट। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं हल्का सा। द फ्लूइड इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी एडिमा इज नोन एज एक्जुडेट। ओके, इन्फ्लामेटरी यानी कि जो इन्फ्लामेशन हो रहा था, जो भी ऑफेंडिंग एजेंट के कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा था, और इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा था, एडिमा हो रहा था, और एडिमा में क्या देखने को मिल रहा था, फ्लूइड। उसी फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं, एक्जुडेट। ओके, एक्जुडेट 4 तरह का होता है। पहला है सीरस एक्जुडेट, दूसरा है फाइब्रिनस एक्जुडेट, थर्ड है पुरुलेंट एक्जुडेट, फोर्थ है हेमरेजिक एक्जुडेट। तो इन सब के अंदर देखते हैं वन बाय वन कैसा फ्लूइड होता है। सीरस एक्जुडेट, सीरस वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्लियर होगा और वाटर जैसा होगा, वाटर लाइक एक्जुडेट। ओके, सीन इन माइनर इंजरी, हल्की सी चोट में हमें इस तरह का क्लियर फ्लूइड देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरस एक्जुडेट। नेक्स्ट है फाइब्रिनस एक्जुडेट। फाइब्रिनस एक्जुडेट के अंदर क्या होता है, फिब्रिन होता है, ये थोड़ी सी और माइनर से मॉडरेट इंजरी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पुरुलेंट एक्जुडेट, पुरुलेंट से ही पता चल रहा है यहाँ पर P4 पुरुलेंट, P4 पस। ओके, क्रीमी वाइट एक्जुडेट फ्रॉम डेड न्यूट्रोफिल सीन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, डेड होते हैं, और वहाँ से क्या होता है, क्रीमी वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जिसका नाम क्या है, पुरुलेंट एक्जुडेट। नेक्स्ट जो एक्जुडेट है वो है हेमरेजिक एक्जुडेट। हेमरेजिक एक्जुडेट से ही पता चल रहा है कि जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या है, ब्लड है, यानी कि उस फ्लूइड के अंदर क्या है, आरबीसीज है, उस ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी है। ब्लडी रेड एक्जुडेट, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमरेजिक एक्जुडेट। ये छोटा सा ओवरव्यू था एक्जुडेट के रिगार्डिंग, और इसी के अंदर हमने, इस लेक्चर के अंदर हमने जाना है इन्फ्लामेशन के रिगार्डिंग। तो इन्फ्लामेशन के रिगार्डिंग हमने क्या जाना कि इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन में हमने जाना कि
इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी के अंदर एंटर हो चुकी है। ओके, वहाँ पर वो क्या कर रही है, उस बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके कारण हमारा बॉडी क्या करता है, एक लोकल रेस्पॉन्स करता है। ओके, लोकल रेस्पॉन्स क्यों करता है? क्योंकि उससे जो ऑफेंडिंग एजेंट को क्या कर सके, हम डिस्ट्रॉय कर सके, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन। फिर उसके अंदर हमने जाना था कि कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, फिर उसके अंदर हमने जाना था कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, फिर उसके अंदर हमने जाना था मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, फिर उसके अंदर हमने जाना था प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो 3 प्रोसेस थी, फिर लास्ट हमने जाना था कि एक्जुडेट क्या होता है। तो ये था हमारा लेक्चर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का हमारा नाम है योगेश नर्सिंग वाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।